जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही, मेरे साथ है राजेश जी और आज हम बड़े दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हां, लोकतंत्र की दुहाई पूरी दुनिया देती है। हर कोई चाहता है कि वो लोकतंत्र में रहे ताकि जो उनके अधिकार हैं वो बने रहें और उन्हें आज़ादी मिले। लेकिन नेपाल एक ऐसा राष्ट्र है, हमारा पड़ोसी भी है, जहां पर वो लोग चाहते हैं कि फिर से राजा आ जाएं और वो प्रजा बनकर रहें। यानी वो चाहते हैं कि राजशाही का जो दौर है वो वापस लौट आए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। राजेश जी, लगातार एक पक्ष ऐसा है जो ये मांग कर रहा है कि फिर से वो राजाओं वाला जो प्रचलन था वो शुरू हो जाए और सरकार से वो लोग नाराज हैं। हालांकि एक तबका ऐसा भी है जो सरकार से नाराज जरूर है लेकिन चाहते नहीं है कि राजा फिर से आए। बिल्कुल ऐसा हो रहा है नेपाल में। वहाँ पर लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र की वहाँ मांग चल रही है। सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे गोलियां चल रही है और प्रदर्शन हिंसक हो जाता है, लोग मारे जाते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि जब पूरी दुनिया लोकतंत्र चाहती है तो नेपाल राजतंत्र क्यों चाहता है, वहाँ राजा का ही राज वो क्यों चाहता है। अब सवाल ये है कि लोकतंत्र से लोग हटना क्यों, लोकतंत्र की तरफ क्यों जाना चाहते हैं। तो उसका कारण यह है कि लोकतंत्र में जनता वहाँ सत्ता की मालिक होती है, यानी जनता जिसे चुनती है वही वहाँ फॉर द पीपल। बिल्कुल, यानी कि हाँ, यानी कि जनता को लोकतंत्र में वहाँ का शासक माना जाता है। लेकिन नेपाल के लोग कह रहे नहीं, हमको तो प्रजा ही रहना है। जैसा आपने कहा, हम तो राजा के ही कहने से चलेंगे। और वहाँ जो पहले जो राजशाही थी उसमें एक होता था 2-3 वर्ड्स का एक वहाँ गोल्डन लाइन होता था और वो ये था, मुखे कानून छ, यानी कि राजा के मुख से जो निकल गया वही कानून था। और नेपाल की जो जनता राजा फिर का यही चाह कल्चर रही है। बता रहे हैं, आपने कहा कि जो राजा के मुंह से निकल गया वही कानून हो जाता था, लोगों को वो मानना पड़ता था। उसी कल्चर की दोबारा मांग की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे वो राजा किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो ब्रेन डेड हो, चाहे वो नशे में हो। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि नेपाल के राज परिवार से इसका ये सीधा संबंध है। हुआ ये था कि 1 जून 2001 को नेपाल के जो राजकुमार थे, राजकुमार दीपेंद्र, उन्होंने पूरे राज परिवार का खात्मा कर दिया था, गोली मार दिया था। वहां के राजा वीरेंद्र विक्रम को, रानी ऐश्वर्या को और अपने भाई बहनों को। और उसके बाद राजकुमार दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली थी। उन्होंने खुद सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोमा में चले गए थे। और जानकारी यही आई थी कि वो 3 दिन हॉस्पिटल में रहे थे। लेकिन चूंकि वो युवराज थे तो उन्हें राजा घोषित कर दिया गया था, राजा वीरेंद्र विक्रम शाह के मौत के तुरंत बाद। तो कंडीशन वहां ये रहा कि नेपाल में 3 दिन जो राजा था वो राजा दीपेंद्र रहे और वो कोमा में थे, हॉस्पिटल में थे। तो राजतंत्र में ये भी देखा जाता है कि राजा जो बोलने लायक भी नहीं था, जिसका ब्रेन डेड हो गया था, वो भी वहां राजा रहा। तो तभी ये सवाल उठ रहा है कि पूरी दुनिया तो लोकतंत्र चाहती है, जनता का राज चाहती है, तो नेपाल आखिर राजा का राज क्यों चाह रहा। तो चर्चा हम लगातार इस बारे में कर रहे हैं कि राजशाही का मतलब क्या होता है, राजशाही क्यों लोग चाहते हैं नेपाल में और इसके खत्म होने की वजह क्या थी, क्योंकि समाप्त किया गया वहां पर, उसके बाद लोकतंत्र आया। हाँ बिल्कुल यही है। जब वहाँ पे राजशाही खत्म हो गई और वहाँ पे लोकतंत्र आ गया, तो अब मुश्किल ये रही है, जो आपने सवाल पूछा था अभी मुझसे, कि आखिर लोग राजतंत्र क्यों मान रहे हैं, मांग क्यों रहे हैं। तो जब वहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का वहाँ पे शासन रहा तो वहाँ संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये बड़ा अद्भुत रहा कि 6 बार संविधान बन जाने के बाद भी फाइनल नहीं हुआ। और जो 7वां संविधान, जो अभी वहाँ का संविधान है, वो 2015 में लागू हुआ, या 7वीं बार जब वो बना तो वही संविधान अभी लागू है। और जब अलग अलग वहाँ पे राजनीतिक पार्टियां शासन में रही तो वहाँ की जनता ने ये देख लिया कि सब पॉलिटिकल इंटरेस्ट में काम करते हैं, जबकि राजा का जब सत्ता होता था तो वो राज्य के लिए होता था, नेपाल राष्ट्र के लिए होता था। वही जो नेपाल की जनता है ने इन दिनों देख लिया है कि, और इसीलिए वो डिमांड ये कर रहे हैं कि नहीं, हमें तो राजा ही चाहिए। बड़ा बारीक सा अंतर होता है सर इसमें। आप राजशाही की बात कर लें या फिर जो हिंदू राष्ट्र की वहां पर नेपाल में चर्चा हो रही है, क्या वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं या वाकई राजाओं वाला कल्चर चाहते हैं? जो प्रदर्शन वहां पर हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि वहां पर हिंदू राष्ट्र बने। नेपाल दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, लेकिन जब वहां संविधान लागू हो गया 2015 में, जैसा मैंने अभी बताया, उसके बाद वो एक सेकुलर राज्य हो गया है, सेकुलर स्टेट हो गया है। अब वहां पे हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन वहां की जनता कह रही है नहीं, हमें अब दोबारा हिंदू राष्ट्र बनना है, हमें राजा के अंडर में काम करना है। अब उसकी बहुत सारी वजह है, जैसे एक चीन का इंटरफेरेंस, लगातार चीन वहां अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। चीन का जो इंटरेस्ट है वो ये है कि वहां जो बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना
नेपाल को उसका एक बहुत अच्छा पार्टनर बनाना चाहता है और वो नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ाता जा रहा है। अच्छा, हम और चीन की बात इंटरफेरेंस बढ़ करें रहा सर, है। चीन और नेपाल के रिश्ते कैसे रहे हैं राजशाही के दौरान और अभी सरकार के दौरान, और उसके साथ ही भारत के साथ भी रिश्तों में क्या अंतर आया है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जब राजा वहाँ जब राजतंत्र था और जो राज परिवार है उसका शासन था, या राणा परिवार जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे राणा परिवार के, और राजशाही के नीचे वो पूरी सत्ता चलाते थे, उस वक्त भी बहुत अच्छे रिश्ते भारत के साथ रहे हैं। चीन से उनके रिश्ते इतने मजबूत कभी नहीं रहे, लेकिन जब से लोकतंत्र आया और अलग अलग राजनीतिक पार्टियां आई, पुष्प दहल का जब वहाँ शासन था, अभी वहाँ पे केपी शर्मा ओली का शासन है, तो कई बार ऐसा देखा गया कि जो इस प्रधानमंत्री रहे हैं नेपाल के, उनका जो झुकाव था वो चीन की तरफ था। और यहीं पर भारत के लिए बहुत जरूरी है कि वहाँ जो भी सरकार हो, चाहे राजशाही हो, राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, उसका झुकाव चीन की तरफ न जाए। इसका एक कारण है जो मैं बताना चाहता हूँ। जो भौगोलिक जो परिस्थिति है नेपाल की, वो हिमालय के बीच में नेपाल है, और हिमालय के उस तरफ यानी नेपाल के उस तरफ चीन है और इस तरफ भारत है। तो भारत के लिए जो सामरिक दृष्टिकोण से नेपाल का बड़ा महत्व है, क्योंकि चीन का जो बॉर्डर है वो सीधे हमारे पास नहीं लगता है। तो कोई अगर ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जहाँ पे युद्ध होने लगता है, तो चीन नेपाल के रास्ते हमसे पर अटैक नहीं कर सकता है, और इसीलिए नेपाल को बफर स्टेट कहते हैं। और उसी की वजह से सीधे हमारी जो बाउंड्रीज है, हमारी जो सीमा है, चीन से नहीं मिलती है। लेकिन अगर चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता चला जाएगा नेपाल में, तो ऐसे ही वक्त आएगा कि वो अपने सैन्य अड्डे बना लेगा, और एक दिन अगर ऐसा हो जाता है तो भारत के लिए चिंता का कारण बनेगा। तो सर, सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आखिर राजशाही लाने की जो बात यहाँ पर हो रही है, जिसकी चर्चा हो रही है, क्या संविधान के दायरे में ये आता है, और क्या राजशाही अब लोकतंत्र क्योंकि वहां पर स्थापित हो गया है, तो क्या ये पॉसिबल है कि दोबारा आ जाए? देखिए, एक बार पहले भी ऐसा ही नेपाल में हो चुका है। 1959 में जब वहाँ नेपाल में पहली बार जब चुनाव हुआ था, तो वहाँ बीपी कोइराला की सरकार बनी थी, लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, वहाँ जनता की सरकार बन गई थी। लेकिन ये ज़्यादा वक्त तक नहीं चला। 1960 में ही वहाँ के जो त्रिभुवन जो राजा हुआ करते थे, उनके बेटे महेंद्र वीर विक्रम शाह ने सत्ता पर कब्जा कर लिया जबरदस्ती, ताकत के साथ, और जितने भी लोकतांत्रिक संस्थाएं थे सबको उन्होंने भंग कर दिया। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति अभी आती है, मान लेते हैं कि हाँ, अगर ऐसे डिमांड बढ़ता चला जाता है कि नहीं, हमें तो राजा ही चाहिए, तो आज वहाँ पे लोकतंत्र है, आज वहाँ पे संविधान चल रहा है। तो अगर जो अभी पूर्व राजा हैं, जो ज्ञानेंद्र हैं, अगर वो कब्जा करना चाहते हैं सत्ता पे, वो राजतंत्र लाना चाहते हैं, तो उन्हें सत्ता ताकत के सपोर्ट के साथ करना पड़ेगा, आर्मी के साथ अभी जो परिस्थितियां वहां पर बन रही हैं, आपको लगता है कि गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं या तख्ता पलट हो सकता है जैसे बांग्लादेश में जैसा हुआ? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहां पे लोग सड़क पे उतर रहे हैं और हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर राजा को वहां की सेना का सपोर्ट मिल जाता है, तो वो हो सकता है कि एक दिन ऐसा आ जाए। अच्छा, क्या लगता है सर कि ये पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है विपक्ष का, कि आप जनता को भड़का रहे हैं सरकार के खिलाफ, या हो सकता है राजतंत्र में और लोकतंत्र में जब बदलाव की बात हो रही है, तो जाहिर है वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र वापस आए, राजतंत्र वापस आए। वो खुश हैं लोकतंत्र के साथ, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में चूंकि लोग सड़क पे उतर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि राजतंत्र है, तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति आनी है तो उसके लिए संविधान को निरस्त करना पड़ेगा, संवैधानिक संस्थाओं को भंग करना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे राजा महेंद्र वीर विक्रम ने किया था 1960 में। बिल्कुल। केपी ओली क्योंकि यहाँ पर अभी सत्ता में हैं, तो उनका जो रवैया है भारत को लेकर, या जो उनके संबंध भारत के साथ हैं अभी तक, कई बार ऐसा हुआ है कि मनमुटाव हुआ है, कई बार वो अपने नोट पर वो चीन की तरफ भारत के हिस्से को वो अपने नक्शे में दिखा देते हैं। चीन की तरफ उनका झुकाव है, ये पहले से ही सबको मालूम है। और जो आपने कहा, जो हमारे जो भारत की जो भूमि है उसको नेपाल की तरफ वो दिखा देते हैं नक्शे में। तो इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। भारत और नेपाल के बीच में 1950 की संधि है, 1950 की, और उसके अनुसार भारत का कोई नागरिक, नेपाल का कोई भी नागरिक बिना किसी परमिट के, पासपोर्ट के आ जा सकता है, व्यापार कर सकता है, एक दूसरे के भूमि पे रह सकता है, नौकरी कर सकता है। लेकिन केपी शर्मा ओली के वक्त भी और पहले भी बार बार भारत और नेपाल में सीमा के मुद्दे पर हमेशा ही असहमति रही है। और उनमें कौन से ऐसे जगहों, किन किन जगहों पर यह असहमति है, तो वो है सुस्ता, काला पानी,
लिपू लेक, ऐसे 3-4 ऐसे लोकेशन है जो भारत और नेपाल की सीमा में है। भारत कहता है कि ये हमारा है, लेकिन नेपाल में कई बार नेपाल के राजा के नेताओं ने, नेपाल की सरकार ने ऐसे नक्शे जारी किए हैं जिनमें इन स्थानों को नेपाल की तरफ दिखाया गया है। तो जाहिर है भारत और नेपाल के बीच में सर, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं। नाराजगी एक दिन में नहीं बनती है। सरकार से जो नाराजगी है वो सरकार को भी इसका आभास हो गया होगा। काफी दिन से लगातार वहां पर आंदोलन भी देखे जा रहे हैं। क्या सरकार कोशिश नहीं कर रही है कि वो फिर से जनता को समझाए या उनको भरोसे मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं बैकफुट पर पूरी तरह सरकार नहीं, दिख रही है। वहाँ की सरकार ने तो राजा के खिलाफ ये सरकारी ये कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और ये कह रही है कि राजा के मर्जी से ये सारा कुछ हो रहा है, राजा ही ये सब करवा रहे हैं। यानी कि जो ज्ञानेंद्र है राजा, उनकी मर्जी से ये सब हो रहा है और इसीलिए वो तो दबाने की ताकत, यानी कि पुलिस की ताकत के साथ उसे दबाने की कोशिश भी हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ की जनता इसका साथ देती है और कितना देती है। अगर वो उग्र हो जाते हैं, बढ़ जाता है वहाँ प्रदर्शन, हो सकता है कि ऐसा वक्त आ जाए जैसे पहले वहाँ पे लोकतंत्र को भंग कर दिया गया, लोकतांत्रिक संस्थाओं को भंग कर दिया गया। हो सकता है ज्ञानेंद्र जो अभी वहाँ के राजा हैं, जो पूर्व राजा हैं, वो ऐसा कर दे। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि इससे पहले भी वहां पर हो चुका है। और पाकिस्तान में जैसे हालात बन रहे हैं, वो भी जब आवाज़ पब्लिक उठाती है, जो आवाम अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करती है, सरकार से अपने हक मांगती है, उस दौरान उनकी आवाज़ को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया जाता है। ठीक वैसा नेपाल में भी हो रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस तरह से जनता रिएक्ट करती है। क्या ये केवल आंदोलन तक सीमित रहेगा या बाकी तख्ता पलट होगा? इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे कुछ और मुद्दों के साथ। लगातार आप देखते रहिए लाइफ टाइम्स। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद। धन्यवाद।